हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। हमने जो सीरीज शुरू की थी जहां पे हम हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख कहानियों को अपने वीडियोस के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको उन जड़ों तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहां कई बार जाना चूक जाता है। साहित्य की बात करें तो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों में कहानियों की बात होती है। और आज जिस कहानी की मैं बात करने वाला हूं, बात की जाए हिंदी साहित्य के सिरमौर मुंशी प्रेमचंद जी की, तो उनकी शानदार कहानी बूढ़ी काकी, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज उसकी बात करेंगे, उसके कथानक को समझेंगे, उसके मर्म को समझेंगे। बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच संख्या 15 है, उसमें एडमिशन 16 अप्रैल को क्लोज हो रहे हैं। मैं यहां पे दिखा दूं आपको कि 16 अप्रैल में एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। और अगर आप इस दौरान मेरे कोड के साथ जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा इस बैच में, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। बात की जाए हिंदी साहित्य के इस बैच की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ शुरू हो रहा है। कहने का मतलब कि जो हिंदी साहित्य का, पद्य साहित्य का इतिहास है, मतलब सिद्धनाथ साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक, बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ला जी तक हम साहित्य को पढ़ेंगे। साहित्य के उन सभी विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम सबको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कबीर को, तुलसी को, सूर को, जयसी को और आधुनिक काल के विभिन्न कवियों को। तो ये बैच शुरू हो रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास से, आपको मिस नहीं करना है। और इससे जुड़ना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कि साहित्य, हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए यहां पे क्लिक करें, तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए बात की जाए उसकी आग की, तो आज जो कहानी है बूढ़ी काकी, एक बूढ़ी काकी की कहानी है। हम सब के घर में, गांव में हमने उन दादी को देखा होगा जो वृद्धावस्था में जूझ रही होती हैं, बहुत सही से चल नहीं पाती, झुक के चल पाती हैं, कई तो झुक के भी चल नहीं पाती, आंखों से स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसी तमाम बूढ़ी दादियों को, काकियों को हमने देखा होगा। उन्हीं एक बूढ़ी काकी की कहानी जो प्रेमचंद जी ने बड़े ही मर्म के साथ लिखी है, इतने भाव के साथ लिखी है कि मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई काकी या दादी होंगी तो आप भी इस कहानी को पढ़ते हुए भावुक हो जाएंगे। इस कहानी को पढ़ते हुए भावुक हो जाएंगे। ठीक है, बात की जाए कहानी की पृष्ठभूमि की, तो काकी का नाम तो नहीं बताया है, बूढ़ी काकी की कहानी है। ये काकी वो है जिनके घर में सभी लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके बेटे भी। उनका जो भतीजा है वो उसके साथ रह रही हैं, भतीजे के साथ भतीजे की पत्नी रहती हैं, और 2 पुत्र और 1 पुत्री। ये पुत्री जो है, भतीजे की जो पुत्री है, वो, उसका नाम भी लाडली है, वो इनके साथ भी बड़े प्रेम से रहती है। वही एकमात्र है जो अपने सुख दुख को दादी के साथ, यानी कि काकी के साथ शेयर करती है, और काकी भी उसके साथ रमती है। रही बात इनके भतीजे की, तो समस्त संपत्ति इन्होंने अपने भतीजे के नाम लिख दी है। बावजूद इसके जो इज्जत, जो सहयोग भतीजे से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। अक्सर खाने को लेके, खाने की से जुड़ी बातों को लेके दुत्कारा जाता है इन्हें। खैर, ये कहानी भी उसी का ही एक पेशकश है, जहां पे किस प्रकार से एक इवेंट होता है, और उस इवेंट में काकी न सिर्फ 1 बार बल्कि 2 बार उन्हें दुत्कारा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो दशा होती है, वही कहानी का प्लॉट है, जहां पे कहानी बदलती है। उपेक्षा की शुरुआत क्या कि संपत्ति हस्तांतरित होने के बाद बुद्धिराम, जो उनके भतीजे हैं, बुद्धिराम जो है वो और उनकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी के साथ विभिन्न प्रकार की उपेक्षाएं करती हैं। पर्याप्त भोजन नहीं, देखभाल नहीं, जिस कारण उनकी स्थिति खराब होती जाती है। खाने खाने को मोहताज हो जाती हैं बूढ़ी काकी। उनकी ही कहानी। और अक्सर हमने देखा है कि भारत में संयुक्त परिवारों की बात की जाए तो संयुक्त परिवारों में जब बुजुर्ग बसते हैं तो कई बार तो उनके घर वाले खुद उनके बच्चे, उनके बहू देखभाल नहीं करते। कई बार हम देखते हैं कि यदि वो किसी अन्य पे आश्रित होती हैं, या तो भतीजा या तो किसी और पे, दुर्गति होते देखते हैं। यूं ही वृद्धाश्रम भारत में नहीं खुलने लगे। है, बात की जाए आगे की, तो काकी की एक ही इच्छा है, भोजन उनको चाहिए रहता है, भोजन बहुत पसंद करती हैं। अधिकांश समय लिखा है कि भोजन की इच्छा में बीतता है, लेकिन उन्हें हमेशा भूखा रखा जाता है। इनकी स्थिति जो है वो दयनीय होती जाती है। देखिए, हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा, जिस समाज में आते हैं जहां पे वो जो फैब्रिक है ना, जो रिश्तों का फैब्रिक है, उस फैब्रिक में कहीं ना कहीं ये जो महीन लकीरें होती हैं, जो प्रेम से गुथी जाती हैं, उन लकीरों को आपने अगर मिटा दिया तो एक बड़ा सुख, एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि
बुजुर्गों से मिलना वाला आशीर्वाद हम खो देते हैं। यहां पे वही देखने को मिलता है। कई घरों में हमने देखा होगा कि बुजुर्गों को खाना नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। 2 रोटी तो दे सकते हो ना, इतनी तो मानवता है ना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग स्टेटस पे स्टेटस डालते हैं ये बताते हुए कि वो बुजुर्गों की कितनी इज्जत करते हैं, पर जब बात आती है अपने घर के बुजुर्गों की, कहीं ना कहीं बातें जो होती हैं वो बिगड़ जाती, नहीं जाती सही रास्ते पे। मैं मानता हूं कि जब बुजुर्ग अपनी बुजुर्ग अवस्था में आते हैं तो उनकी जिद, उनका व्यवहार कुछ बच्चों जैसा हो जाता है, जिद्दी हो जाते हैं। पर क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं कि जब हम शैशवावस्था में थे उन्होंने हमारी हर जिद के साथ हमें पाला, उस प्रकार से पाला जिस प्रकार से किसी गार्जियन को आप पालते देखेंगे। हर आपकी जो दिक्कतें थी, आपकी जितने भी शो ऑफ्स थे, आपकी जितने भी मनुहार थे, हर मनुहार को उन्होंने स्वीकारा है। उसी प्रकार से आप उनको भी स्वीकार सकते हैं। बात की जाए उसके आगे की तो तिलक समारोह की तैयारी हो रही है। बुधराम साहब के जो बड़े पुत्र हैं उनके तिलक आया हुआ है। गांव में आता है ना, परीक्षा होता है, फिर तिलक आता है, तिलक में लड़की वाले आते हैं, फिर शादी में लड़के वाले जाते हैं। तो वही तिलक समारोह है, माहौल लगा हुआ है। खाने बनाने वाले खाना बना रहे हैं, पूड़ियां छन रही हैं, खुशबू आ रही है मीठे की भी। वही खुशबू दादी के कमरे में जा रही, जिनको अलग एक रखा गया है कोठरी में। तो बुधराम के पुत्र सुखराम के तिलक समारोह के अवसर पे घर में 1 मिनट, ठीक है, घर में विशेष भोजन तैयार किया जाता है जिसकी सुगंध बूढ़ी काकी तक पहुंचती है। वो काकी जिसको साधारण भोजन नहीं दिया जाता, उसके नाक तक जब ये सुगंध पहुंचेगी सुंदर, अच्छे, स्वादिष्ट पकवानों की, तो क्या महसूस करेगी, दिखता है यहाँ पे, ठीक है। बूढ़ी काकी की प्रतिक्रिया कह रहती है, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से प्रेरित होकर बूढ़ी काकी अपने कोठरी से बाहर आकर कड़ाह के पास पहुंचती है, लेकिन रूपा उन्हें डांटकर वापस भेज देती है। इस प्रसंग को पढ़िएगा। उनके नाकों में जब सुगंध जाती है, जब उस सुगंध को महसूस करती है, उन्हें लगता है कि कितना प्यारा खाना बन रहा होगा। मैं अगर नहीं गई तो हो सकता है खाना बाकी लोगों को बच जाए, खाना मेरे लिए न बचे। और सोचते सोचते ही उनके कहते हैं ना कि आंतें कुल बुलाने लगती हैं। वो जाती हैं वहां पे, खुद उस जहां पे खाना बन रहा होता है वहीं पे साक्षात मौजूद हो जाती हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम जैसे मैंने ईदगाह की बात भी की, बुजुर्ग होने के बाद एक विशेष प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती है, पर हमें समझना चाहिए कि ये जो बाल सुलभ चेष्टाएं दिखती हैं वो सब में दिखेंगी। आप भी बुजुर्ग होगे, आप में भी आएंगी। रूपा जब उन्हें देखती है तो उसे लगता है कि ये तो लानत मलानत हो जाएगी, हमारे यहां प्रोग्राम हो रहा है। रूपा उन्हें दुत्कारते हुए वहां से डांट के वापस भेज देती है। बेचारी शांत शांत होकर चली जाती हैं, कहीं ना कहीं घबराती भी हैं कि कहीं मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया, इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था, पहले मैं ही खा लूंगी तो बाकी लोग कब खाएंगे, पहले गेस्ट खाएंगे फिर घर के लोग खाएंगे, तब शायद रूपा लाके मुझे दे। और इसके पहले भी उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, लेकिन अब ग्लानि के साथ यही बात चल रही है। उन्हें लगता है कि शायद जब खा लेंगे सब तो ये स्वादिष्ट खाना मेरे पास भी आएगा, पूड़ी खाऊंगी, खीर खाऊंगी, दही खाऊंगी, बहुत दिनों बाद छक के खूब अच्छा खाना खाऊंगी। बातें तो फिर भी चल रही हैं, भले ही कितनी ग्लानि हो। हम समझ सकते हैं इस बात को, बचपन में हमने भी देखा, बगल में शादी, हम बच्चे थे लगता था कि अब खुले कि तब खुले, है ना। खैर आगे की बात, होता क्या है कि उसके बाद भी, ये तो लाडी का स्नेह है जो अपना सब कुछ दादी से, काकी से शेयर करती थी। उसके बाद भी एक बार क्या होता है कि पुनः एक बार सोचते 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 उनका एकदम से ध्यान लगता है और उन्हें एकदम से लगता है कि ऐसा तो नहीं कि खाना बंद हो गया। अब जब वो जाती है बाहर, देखती है तो देखती है कि जो मेहमान उनको खाना परोसा जा रहा है। पुनः एक बार काकी चली जाती हैं। उनका दिमाग नहीं काम करता कि अब तो लोग बैठे ही हुए हैं, मुझे वहां बैठे कर देख लेगा बुधराम तो क्या बोलेगा। बुधराम देख लेता है, झिड़क देता है, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाता है जैसे कोई बुरिया लेके जा रहा हो, और फेंक देता है कोठरी में और बहुत बुरा भला सुनाता है। और ये सोच के बैठ जाता है कि इन काकी को तो अब खाना नहीं दिया जाएगा। बुधराम ये जो कहता है काकी के दिल में बस जाता है, जैसे दिल बैठ सा गया हो कि अब क्या हो। काकी घबरा जाती है, कब एक शब्द होता है हदस जाती है काकी वहां, क्या होगा। और इन्हीं बातों की घबराहट में कब और समय बीत जाता है जब उन्हें लगता है कि अब तो खाना बंद ही हो गया होगा, अब क्या ही खाना मिलेगा। बाहर निकलती हैं, सब बंद हो गया रहता है, हर चौके पे से लोग उठ गए रहते हैं वहां पे। ऐसे में जो लाडली होती है उसके दिमाग में आता है कि काकी 2 बार आई, उनको खाना खाने नहीं मिला, दुत्कार आ गया, बेचारी वो कैसे
तड़प रही होंगी। लाडली किसी प्रकार कोशिश करके उठती है, बचते बचाते, डरती भी है, लेकिन एक कुत्ता उठ जाता है तो उसके पीछे पीछे चली जाती है काकी की कोठरी में, और अपने हिस्से की पूड़ी बचा रखी थी उसने, काकी को देती है। काकी छक के खा लेती है, और फिर जब पूछती है कि काकी पेट भरा आपका, काकी तो सदियों की भूखी थी, बहुत भूखी थी, उतने से क्या पेट भरेगा। पूछती है कि क्या मेरे लिए बचा के रखी थी, कहती नहीं काकी मेरे हिस्से की थी। काकी खा जाती हैं, और उसके बाद जो बच्चा चूरा होता है वो भी खाती हैं, और उसके बाद उनकी भूख शांत नहीं होती है। और फिर वो कि जब खून लग जाए शेर के, उनको तो भूख लगी हुई थी, वो बाहर निकलती हैं, और वो जो झूठा फिकर रहता है ना, उसमें से वो खाने लगती हैं। वो सीन आप देखिए तो आपके जैसे लगेगा आंखों के सामने से गुजर रहा है कि एक बुजुर्ग जो इस अवस्था में है कि ढंग से चल ना पाए, खाने को मोहताज, उसके घर में फंक्शन है, उसको खाना नहीं मिला, वो जूठन से उठा के खा रही है, और आहा क्या मीठा, आहा क्या बूढ़ी महसूस कर रही है। आप इस बात को सोचिए कि कितनी दिल से आह निकलने वाली बात है जो दिखती है यहाँ पे। खैर, जूठन खाने की विवशता, भूख से व्याकुल होकर बूढ़ी काकी मेहमानों के जूठे पत्तलों से भोजन उठा के खाने लगती हैं, जिसे देख के रूपा और अन्य लोग भी शर्मिंदा होते हैं। रूपा ऊपर से देखती हैं, जब वो लाडली को नहीं पाती हैं कि लाडली कहाँ गई, दो भाइयों की छोटी बहन देखती हैं, तो जब ऊपर जाके देखती हैं और जब वो सीन देखती हैं कि बूढ़ी काकी इस प्रकार से खा रही हैं, वो भी, उसका हृदय विद्रवित हो जाता है। वो भी सोचती मैं क्या पाप कर रही थी, मतलब जिसके दिए पैसे से, जिसकी दी संपत्ति से जो हमारे नाम कर दी गई, हम इस प्रकार के आयोजन कर पा रहे हैं, हम उसको ही खाने से दूर रख रहे हैं, ये तो महापाप है। तब उसे अतीव ग्लानि होती है, वो समझती है कि कितनी बुरी तरीके से, कितना गंदा बर्ताव कर रही थी, पाश्विक बर्ताव कर रही थी वो उन काकी के साथ जिन्होंने समस्त संपत्ति अपने भतीजे बुधराम को दे दी। तो ये कहानी है। उसके बाद उन्हें एहसास होता है, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। हम सबको समझना चाहिए कि जिंदगी में जो बुजुर्ग हैं वो हम पे जब आश्रित हैं, तो बहुत सारी चीजें यद्यपि वो नहीं चाहते फिर भी उनके व्यवहार में दिखती है, जैसे जिद। ये हमें आपको समझना होगा कि इन बुजुर्गों की इन जिद को कैसे रिप्लाई करना है। गुस्सा आता है, पर कभी ऐसा ना हो कि वो खाने को तरस जाएं और फिर आप मन महसूस के रह जाएं कि उस बार जब उन्होंने खाना मांगा था, पूड़ी मांगी थी, दही मांगी थी, हमें दे देना चाहिए था। तो इस कहानी का सारांश ये है, रूपा को आत्मग्लानि होती है, ठीक है, रूपा अपने व्यवहार पे पछतावा होता है, वो अपनी गलती का उसे एहसास होता है, होना चाहिए। उसने संपत्ति न भी दान की होती तो इतना तो हक था कि घर की बड़ी बुजुर्ग होने के नाते आप उनको खाना पूछ सकते थे। तो ये जो कहानी जब इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लगेगा जैसे कि प्रेमचंद अपने शब्दों के द्वारा आपके दिल में उतर आए हैं। वो दिल से आपके जो आंसू निकलेगा वो निकल जाएगा, अगर आपके आसपास इस प्रकार की किसी काकी को, किसी दादी को आपने अनुभव किया। खैर, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? बूढ़ी काकी जो कहानी हमें सिखाती है कि परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी देखभाल और सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, और उनकी उपेक्षा समाज की नैतिकता पे क्या लगाती है? प्रश्न चिन्ह लगाती है। हमको समझना होगा वो हमारी धरोहर है। हम बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, कभी हम अपने समाज के बारे में बात नहीं करते, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने घर के बुजुर्गों के बारे में नहीं बात करते। ताजमहल को कंजर्व करेंगे, फलाना मंदिर को कंजर्व करेंगे, अपने घर में जो आपके साक्षात मंदिर हैं, जो जीवित हैं, उनको कंजर्व करिए, उनके बारे में सोचिए। उनको बूढ़ी काकी के स्तर तक न जाने दें आप, उन्हें वृद्धाश्रम में न छोड़ें आप। आपकी जिंदगी है, आपका एक्शन है, पर इस बात से अगर इतना आप समझ सके, मेरे इस वीडियो से इतना समझ सके कि उनकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आप उनको आज कष्ट दे रहे हैं, कल आपको भी कष्ट मिलेगा, 2 गुना कष्ट मिलेगा, ठीक है। मुझे पता है कि तार्किकता इस बात की गवाही नहीं देती, लेकिन एक मनुष्यता नाम से शब्द भी है ना, वो तो आपको पहुंचा ही देगा वहां तक। बात की जाए इसके बाद की, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच संख्या 15 है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। 16 अप्रैल में अंतिम दिन है, चाहे उसमें एडमिशन होगा। विकास लाइव कोड के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। डिटेल नीचे आपको दिख जाएगी, नीचे लिंक है, क्लिक करके आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाकर विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उसमें। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, मुझसे अगर आप मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी भी मैं आपको दे देता हूं। ईमेल आईडी है मेरी vikas.singh@studiiq.com।
ये मेरी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं या स्कैन पे सर्च कीजिए @official विकास। जुड़िए मुझसे। हिंदी साहित्य से जुड़ना हो तो भी आप जुड़ सकते हैं। आप P2I बैचेस या संपूर्ण बैचेस में जुड़ने के लिए भी विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स भी आपको स्टडी IQ वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।